हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ इरिगेशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं। तो आप ये पाई डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सोर्स ऑफ इरिगेशन दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है ये केनाल्स के लिए दिया हुआ है, जो रेड है वो टैंक के लिए दिया हुआ है, ग्रीन है वो ट्यूबवेल के लिए दिया हुआ है, और ये जो पर्पल अदर वेल्स के लिए दिया हुआ है, और ये लगभग स्काई ब्लू जैसा जो कलर है वो अदर सोर्स के लिए दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में आपके एक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम इरिगेशन होता है वो कौन से सोर्स से होता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, यानी ट्यूबवेल से होता है। तो सबसे ज्यादा जो इरिगेशन होता है वो ट्यूबवेल से होता है, और सेकंड पोजीशन पे आपको ये दिख रहा होगा ये केनाल्स के लिए। तो सबसे ज्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है और सेकंड पोजीशन पे है वो केनाल से होता है। अगर हम ट्यूबवेल से देखें तो कितना इरिगेशन होता है, ट्यूबवेल से देखेंगे तो आप लगभग 31,606 31,606 जो 1000 हेक्टेयर एरिया है वो ट्यूबवेल से इरिगेट होता है। जो एरिया दिया हुआ है वो 1000 हेक्टेयर में दिया हुआ है। टोटल जो इरिगेटेड एरिया है उसका 46.21% 46.21% है वो ट्यूबवेल से इरिगेट होता है। सेकंड पोजीशन पे मैंने आपको क्या बताया था, केनाल्स बताया था। ये ट्यूबवेल है, ठीक है, ये ट्यूबवेल क्या है, ये केनाल्स का है। तो केनाल से जो टोटल एरिया इरिगेट होता है वो कितना होता है, 16,182,000 हेक्टेयर एरिया इरिगेट होता है, और ये टोटल इरिगेशन एरिया का 23.66% है। 23.66% है। ये जो हेक्टेयर एरिया ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो टैंक का और टैंक का क्या, ट्यूबवेल का और केनाल्स का आपको याद रखना है, ठीक है, ये मेजर है। उसके बाद हम बात करें तो जो टैंक है इससे 1723,000 हेक्टेयर एरिया है वो इरिगेट होता है, और टोटल जो इरिगेशन एरिया है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो 2.51% होता है। टैंक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.51% है। अदर वेल्स की बात करें, जैसे ओपन वेल्स आते हैं, कच्चे वेल्स, पक्के वेल्स, परमानेंट टेम्पररी वेल्स आते हैं ना, तो इनसे जो इरिगेशन होता है 11,354 हेक्टेयर होता, 1000 हेक्टेयर 11,354,000 हेक्टेयर एरिया इरिगेट होता है, जो टोटल इरिगेशन एरिया का 16.6% है, ठीक है। बट ये नहीं पूछे जाने के चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूबवेल है और केनाल्स है, ये सबसे ज्यादा है। अदर सोर्स की बात करें तो लगभग टोटल इरिगेशन एरिया का 10.99% अबाउट या अराउंड में आप 11 ही मान के चले, वो अदर सोर्स से इरिगेट होता है। तो ये इंडिया में इरिगेशन के मेजर सोर्स है। अब देखो यहाँ पे हम केनाल्स की बात कर रहे थे, तो केनाल्स दो तरह की होती है, एक तो सीजनल केनाल होती है, ठीक है, और एक दूसरी होती है जो परमानेंट केनाल होती है। सीजनल केनाल कौन सी होती है, जो रेनी सीजन में पानी ज्यादा होता है उसी समय जो क्या होती है, फ्लो होता है, जिसमें वाटर फ्लो होता है या जो बहती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, सीजनल केनाल या रेनी केनाल्स भी बोल दिया जाता है, रेनी सीजन केनाल भी बोल दिया जाता है। सीजनल जो सीजन में सिर्फ बहती है ना, जब बारिश वगैरह होती है, खूब पानी होता है, उस समय जो बहती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, सीजनल केनाल्स बोल देते हैं, या फिर अपने रेनी केनाल्स या रेनी सीजन केनाल्स बोल दिया जाता है। नेक्स्ट एक केनाल होती है परमानेंट केनाल। परमानेंट जो केनाल होती है उसको जैसे रिवर के साथ जोड़ा जाता है, या बहुत सारे जो बांध वगैरह बनते हैं ना, जैसे हरिका बांध है या बहुत सारे जो बांध है, गांधी सागर है, तो उनके साथ उनको क्या है, जोड़ा जाता है। वो पूरे साल ही बहती रहती है, कोई मेंटेनेंस वगैरह होते हैं तब तो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग और लिफ्टिंग सिस्टम वगैरह सब लगे होते हैं। बट मतलब मोस्ट ऑफ ये नहीं कि रेनी सीजन में बहेगी, ये पूरे साल तक बहती रहती है, तो इसको अपने एनुअल कैनाल भी बोलते हैं, एनुअल कैनाल्स भी बोलते हैं। तो एनुअल कैनाल्स जहां होती है वहां पर इरिगेशन को लेकर काफी श्योरिटी रहती है, और वहां पे प्रोडक्शन भी क्या होता है, अच्छा, क्योंकि पूरे सीजन क्या है, अपने को इरिगेशन के लिए वाटर मिलने वाला है। जैसे इस तरह की कैनाल्स आपको पंजाब वगैरह हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इनको अपने क्या बोल देते हैं, एनुअल कैनाल्स या फिर परमानेंट कैनाल्स बोल देते हैं। इसी तरह से हम वेल की बात करें, कुएं की बात करें, तो वेल्स भी कई तरह के होते हैं। एक तो टेम्परेरी वेल्स होते हैं। टेम्परेरी वेल जहां पर 10 फीट पे, 5 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे वाटर लेवल है,
तो वहां पर अपने क्या करते हैं, जैसे पीट टाइप, गड्ढा टाइप खोद देते हैं, कुएं टाइप, वॉल टाइप खोद देते हैं उसमें, और किसी तरह का अपने किसी तरह का उसमें सीमेंट्स या ब्रिक्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, उसको खोद के छोड़ देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको मोटर से अपने क्या करते हैं, उठा लेते हैं और इरिगेशन के लिए काम में लेते हैं। धीरे धीरे इस जो पीट था या वॉल था, इसमें मिट्टी भरती जाती वापस। जैसे आपने पीट तैयार कर लिया और उसमें मतलब पानी भरता रहता है, अपने इसको मोटर पंप से उठाते रहते हैं, इरिगेशन में काम में लेते रहते हैं। बट आफ्टर फ्यू टाइम्स, अबाउट 1 to 2 ईयर में ये क्या होता है, वापस इसमें मिट्टी भरती रहती है, वापस ये खत्म हो जाता है। तो इसको अपने टेम्परेरी वेल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक परमानेंट वेल होते हैं। परमानेंट वाल जो होते हैं, परमानेंट वेल में भी दो तरह के वॉल होते हैं। एक तो क्ले वॉल होता है। क्ले वॉल का मतलब यहाँ जहां पर पक्की मिट्टी होती है वहां पर अपने खोदते हैं, 25-30 फीट गहरा लगभग खोद लेते हैं, और या फिर जहां रॉक्स होती है, चट्टाने होती है, पथरीला एरिया होता है, वहां पे भी अपने 25 to 30 फीट तक उसको खोद लेते हैं। तो वो परमानेंट होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे हार्ड लेयर है, चाहे वो रॉक्स की है, चाहे वो हार्ड क्ले की है, चाहे वो स्टोन्स की है, किसी की भी हार्ड लेयर है, इसलिए वो परमानेंट हो जाता है और वो हजारों सालों तक पड़ा रहता है ना, जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो उसको अपने क्ले वॉल बोल देते हैं। उसके अलावा परमानेंट वॉल में एक और होता है लाइन वॉल। सॉरी, देखो परमानेंट वेल दो तरह के होते हैं, क्ले वेल और लाइनेड वेल, ठीक है। तो क्ले वेल मैंने बताया कि जहां पर रॉक्स है, स्टोन्स है, ब्रिक्स है, वहां पर, सॉरी ब्रिक्स क्या, क्ले है, स्टोन है, ब्रॉक्स है, तो वहां पर अपने खोदते हैं, ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है। एक होता है लाइन वेल। लाइन वेल क्या होता है, जब अपने इसको खोदते हैं, मतलब इसकी डिगिंग करते हैं, तो साथ साथ में इसको अपने क्या करते हैं, ब्रिक्स या स्टोन से इसको एक प्रोटेक्ट लेयर बनाते जाते हैं, यानी इसकी चुनवाई करते रहते हैं ना, जैसे दीवार बनाते हैं, तो उस तरह से इसको तैयार कर दिया जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, लाइन वेल बोलते हैं। ये हजारों साल चलने वाला मतलब वेल होता है। उसके अलावा एक और जो होता है उसको अपने बोलते हैं आर्टिसन वॉल। ये अलग तरह का वेल है। एक हमने टेम्परेरी बताया, एक परमानेंट। परमानेंट के दो टाइप थे, अब ये टेम्परेरी, परमानेंट, और तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है, आर्टिशन वेल। आर्टिशन वेल क्या होते हैं, जिसको अपने हिंदी में पताल तोड़ कुएं बोल देते हैं। ये उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, या फिर इंग्लैंड में, पर्टिकुलर में बात करूं तो लंदन के आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, और जहां वाटर की बड़ी स्ट्रीम होती है सॉइल के अंदर, वहां तक इसको डेप्थ तक लेके जाया जाता है। तो बड़ी स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, अपने को किसी भी तरह के मोटर पंप वगैरह की नीड नहीं पड़ती है, उसके प्रेशर से ही पानी ऑटोमेटिकली बाहर आता रहता है, उसको अपने आर्टिशियन वेल बोलते हैं। तो ये तीन तरह के वेल है, एक तो टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट। परमानेंट में टू टाइप थे, क्ले और सेकंड वन इज लाइन वेल। और उसके अलावा जो तीसरे वेल का जो टाइप है वो कौन सा है, आर्टिशियन वेल है। उसके अलावा अपने ट्यूबवेल तो उसको बोलते हैं जिसको अपने कुछ खोद लेते हैं और उसके बाद उसमें मोटर पंप वगैरह रख देते हैं, तो उससे पानी स्ट्रीम से उठाया जाता है, न कि उस कुएं के अंदर पानी भरता है। अपने जैसे मान लो कि ये यहां पर अपने कुआं खोद रहे हैं, जब एक हार्ड लेयर आने लगती है तो वहां पर अपने मोटर पंप सेट कर देते हैं और सिर्फ पाइप को ही स्ट्रीम तक लेके जाते हैं अंदर, तो इस कुएं में पानी नहीं भरता है और सीधा अपने क्या करते हैं, इस पाइप से ही पानी मोटर पंप के प्रेशर से या उसके फोर्स से उठाया जाता है, इसको अपने ट्यूबवेल बोलते हैं। तो ये ट्यूबवेल होता है। उसके अलावा आपने स्ट्रीम तो आप जानते ही, धाराएं तो आपने देखी होगी, जो हिली रीजन है वहां पे नॉर्मली। उसके अलावा कैस्केड्स होते हैं, वैसे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में अपने कैस्केड की बात करते हैं। कैस्केड क्या होता है, जैसे हिली एरिया है, वहां पे कोई एरिया था उसमें पानी भर गया और उसके बीच में जो क्रैक्स है उनसे वो पानी बहता रहता है, ऐसे दूसरे एरिया में ना एक छोटे वाटरफॉल की तरह बहता रहता है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, कैस्केड बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये कुछ इरिगेशन के सोर्स रहते हैं। तो अपने यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात की थी, और ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक। देखिए दोस्तों, अगली अपने इस टेबल की बात करते हैं, और ये टेबल या ये स्लाइड कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी टॉप क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगर उनको 5 स्टार रैंकिंग देना चाहूं तो इस पूरी स्लाइड में जो लिखा है उसको 5 स्टार रैंकिंग ही देंगे। अब देखो ये क्यों 5 स्टार है, जब अपनी डेटा के डिस्कस करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं नेट एरिया शोवन। देखो नेट एरिया शोवन क्या होता है, सिंपली अगर एक एग्जांपल के साथ बात करूं, आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है,
10 हेक्टर में आपके पास अगर पानी वानी सब कुछ सही है तो आप इसमें 10 का 10 सॉविंग करने के योग्य है, तो अपने इसको नेट एरिया सोवन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? नेट एरिया सोवन। बट आप अगर इसको पूरे साल में कितनी बार इसको बो सकते हैं? आप इसको खरीफ में भी बो सकते हैं, सॉविंग कर सकते हैं, रबी में भी क्रॉप ले सकते हैं और जायद में भी इसमें क्रॉप ले सकते हैं। हो सकता है खरीफ में 10 हेक्टर एरिया आपने सॉविंग की क्योंकि आपके पास वाटर है वो खूब था क्योंकि रेनी सीजन था। रबी में हो सकता है कि आप 8 हेक्टर ही सॉविंग कर पाए हैं और जायद में हो सकता है कि वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से या वाटर की कमी की वजह से या इरिगेशन के लिमिटेड सोर्स होने की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टर ही सॉविंग कर पाए हैं। बट आपने एक साल में अगर इसकी टोटल की जाए तो कितनी सॉविंग कर दी? 20 हेक्टर सॉविंग कर दी। तो आपके पास अब दो डेटा है, एक्चुअल लैंड कितना है 10 हेक्टर और आपने उसमें 1 ईयर में सॉविंग कितनी कर दी है 20 हेक्टर। जो एक्चुअल एरिया है उसको नेट एरिया सोवन बोलते हैं। तो नेट एरिया जो सोवन है वो इंडिया के पास 140.13 मिलियन हेक्टर है। 140.13 मिलियन हेक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोले, जैसा मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया या ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोले तो इंडिया के पास जो है वो 198.36 मिलियन हेक्टर है। 198.36 मिलियन हेक्टर है। अब देखो अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं नेट एरिया सोवन की, तो नेट एरिया सोवन रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोवन with crop and orchard. Area sown more than once in the same year is continue only once. ठीक है, ये नेट एरिया सोवन की डेफिनेशन है। बट मैंने आपको जिस तरीके से समझाई है उस तरीके से आप समझ लिए, डेफिनेशन अपने आप ही आप बना लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया की, तो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल के साथ वैसे तो डिस्क्राइब कर दिया है, बट मैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं तो जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया एंड वी कैन से टोटल क्रॉप्ड एरिया रिप्रेजेंट the total area sown once and or more than once in a particular year. Example, the area is continued as many times as there are sowing in a year. This total area is also known as total cropped area or total area sown. ठीक है, तो ये डेफिनेशन की भी मैंने बात कर ली है, बट अगर आपको डेफिनेशन याद कर ली है तो इसको दोबारा से आप वीडियो को देख ले, नोट भी कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है वो बात ठीक है। नेक्स्ट बात करें एरिया सोवन मोर देन वंस। एरिया सोवन मोर देन वंस, आप नाम से ही समझ के होंगे, ये जो नेट एरिया सोवन है इसमें से कुछ ऐसा एरिया है जिसको हम साल में एक बार की बजाय 2 बार या 3 बार भी सॉविंग कर सकते हैं, तो उसको अपने मोर देन वन टाइम अगर अपने ईयर के अंदर सॉविंग की है तो उसको एरिया सोवन मोर देन वंस बोलेंगे। ये जो एरिया है इंडिया में ये है 58.23 मिलियन हेक्टेयर। 58.23 मिलियन हेक्टेयर, 58.23 मिलियन हेक्टेयर, समझ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एक ये डेटा है, एक ये डेटा है, दो डेटा है। अगर हम इस डेटा को यूज करें ग्रोस क्रॉप एरिया, ठीक है आप समझ गए होंगे, डिवाइडेड बाय नेट एरिया सोवन, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला बनता है क्रॉप इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला किसका बनता है? क्रॉप इंटेंसिटी का, और ये हमेशा परसेंटेज में होती है। क्रॉप रोटेशन वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था ये क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और अगर इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर रखा जाए तो इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी आपके सामने निकल के आएगी 141.55%। इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 141.55 है। आप इसको परसेंटेज में है, ठीक है, राउंड फिगर में आप इसको 142% बोल सकते हैं, 142% बोल सकते हैं। ये इनमें से भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी 142% या फिर एक्यूरेट 141.55% आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये यहां पर कुछ डेटा हो गया। अब अपने बात करें नेट इरिगेटेड एरिया। नेट इरिगेटेड एरिया, आपके पास जो 10 हेक्टर लैंड थी उसमें से आपके पास इरिगेशन के जो रिसोर्सेज थे वो 8 हेक्टर के लिए थे। इरिगेशन के जो रिसोर्सेज थे वो कितने हेक्टर के लिए थे? 8 हेक्टर। चाहे ट्यूबवेल है चाहे केनाल है, अगर आप उससे इरिगेशन करेंगे तो 8 हेक्टर लैंड में ही इरिगेशन होता है। 2 हेक्टर के लिए आपके पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपके पास 8 हेक्टर के लिए तो अपने इसको क्या बोल देंगे? नेट इरिगेटेड एरिया बोल देंगे इसको।
तो नेट इरिगेटेड एरिया जो इंडिया में है 68.38 मिलियन हेक्टेयर है। 38.38 मिलियन हेक्टेयर है। ये इंडिया के अंदर नेट इरिगेटेड एरिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, 68.38 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अब इस 8 हेक्टेयर में खरीफ में पानी ज्यादा आता है केनाल में या जो भी है अपने उसमें से 8 हेक्टेयर अपने सॉविंग इरिगेशन दिया। इस रिसोर्सेज से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रबी के अंदर सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड के अंदर ही इरिगेशन कर सकते हैं और जायद में सिर्फ 1 हेक्टेयर एरिया में ही इरिगेशन कर सकते हैं। तो आपने एक साल में कितना इरिगेशन फील्ड देखा, 8, 10 और 1, 11। तो आपने ये नेट इरिगेटेड एरिया तो कितना था, 8 हेक्टेयर, बट इन्हीं इरिगेशन रिसोर्सेज को यूज करते हुए 1 ईयर के अंदर आपने कितना इरिगेशन लिया, 11 हेक्टेयर के अंदर लिया। तो इसको अपने ग्रोस इरिगेटेड एरिया बोल देते हैं। ये ग्रोस इरिगेटेड जो एरिया है वो कितना है, 96.46 मिलियन हेक्टेयर है। 96.46 मिलियन हेक्टेयर है। अगर मैं यहां पर इरिगेशन एरिया में पर्टिकुलर बात करूं नेट इरिगेटेड एरिया की डेफिनेशन की, तो नेट इरिगेटेड एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, वैसे तो मैंने आपको इस एग्जांपल के साथ समझा दिया, बट इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट इज द एरिया इरिगेटेड थ्रू एनी सोर्स वंस इन अ ईयर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, अभी आप दोबारा से डेफिनेशन सुन सकते हैं। इट इज एन एरिया इरिगेटेड थ्रू एनी सोर्स। ये वो एरिया है जो किसी भी इरिगेशन सोर्स से इरिगेट किया जाए और वंस इन अ ईयर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। साल में एक ही बार अगर इरिगेशन हो रहा है तो उसको इरिगेटेड में ही रखेंगे, चाहे 2 बार हो रहा है चाहे 3 बार हो रहा है। बट कितने लैंड में हो रहा है, वो 1 बार होगा तो भी उतना ही काउंट होगा, 2 बार होगा तो भी उतना ही काउंट होगा, डबल काउंट नहीं होगा नेट इरिगेटेड एरिया में। तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, नेट इरिगेटेड। मैंने बोला 8 हेक्टेयर एरिया में आप पानी दे सकते हैं। वो देखो आपने 1 बार दिया, चाहे दूसरी बार दिया, चाहे तीसरी बार दिया, नेट इरिगेटेड एरिया आपका 8 हेक्टेयर ही रहना है। बट अब हम बात करें ग्रोस इरिगेटेड एरिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स इरिगेटेड वंस एंड मोर देन वंस इन अ ईयर। इट इज counted as many times as the number of the times the area are cropped and irrigated in year। नेट इरिगेटेड एरिया तो 8 हेक्टेयर है, बट इसको हमने एक साल में बार बार कितना इरिगेट कर दिया, तो उस टोटल को हम क्या बोलेंगे, ग्रोस इरिगेटेड एरिया बोल देंगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है। वैसे मैंने जो क्रॉप इंटेंसिटी या क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम में जो क्रॉप रोटेशन करवाया था उसमें इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी का डिस्कस किया था वहां पे, और उसके अलावा वहां पे मैंने ये भी बात की थी इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्रॉप इंटेंसिटी वाला स्टेट है वो पंजाब है, और सबसे कम क्रॉप इंटेंसिटी वाला जो स्टेट है वो अपने मिजोरम और मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट स्लाइड। उसके बाद देखो इस स्लाइड में बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं होते, फिर भी अपने यहां पर डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। स्टेट अंडर वेल इरिगेशन, मतलब जो वेल इरिगेशन के अंदर आते हैं, कुएं द्वारा सिंचित, मतलब जहां पर सिंचाई होती है, कौन कौन से स्टेट में होती है। राजस्थान का डेजर्ट पार्ट छोड़ के बाकी जो एरिया है, जो मरुस्थलीय भाग है डेजर्ट, उसको छोड़ के बाकी राजस्थान, प्लेन यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द स्टेट विच आर मोर प्रोमिनेंट अंडर द वेल इरिगेशन। इनमें सबसे ज्यादा वेल इरिगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेट अंडर केनाल इरिगेशन। केनाल इरिगेशन कहां देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। मेजर स्टेट अंडर टैंक इरिगेशन में जैसे ईस्टर्न मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो तमिलनाडु का अंदर वाला जो पार्ट है ना कोस्टल से, और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, वहां पर टैंक इरिगेशन भी देखने को मिलता है। इरिगेशन एफिशिएंसी इन इंडिया, देखो इंडिया के अंदर जो इरिगेशन होता है 35 to 40% इन सरफेस वाटर, 35 to 40% होता है, वो तो सरफेस वाटर से इरिगेशन होता है। सरफेस वाटर क्या होता है, जैसे जो पानी आपको सरफेस पे दिखता है, जैसे नदियों का, नहरों का, तालाब का, ये इस तरह का जो पानी है उसको अपने क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर बोलेंगे। तो सरफेस वाटर से इंडिया में जो इरिगेशन होता है वो 30 to 40% होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है। और 65 to 70% तक जो अपने इरिगेशन होता है वो ग्राउंड वाटर से।
हमने अभी तो पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर है ना, तो उसको अपने ग्राउंड वाटर बोलेंगे। तो ज्यादा है इरिगेशन है वो ग्राउंड वाटर से 65 to 70%, और जो सरफेस वाटर है उससे कितना होता है 35 to 40% तक इरिगेशन होता है। नेक्स्ट अपने बात करें मीन्स ऑफ इरिगेशन की। वैसे तो मीन्स ऑफ इरिगेशन आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है वो तो हमने इरिगेशन मेथड के अंदर बात की थी, पर जो कुछ ट्रेडिशनल मेथड है उनकी अपने बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड में मैं बात करूं तो जो चर्स है उसको यूज किया जाता था। इसमें देखो ये जो रोप है इसके साथ किसी पशु को बांध दिया जाता था, और ये एक बड़ा सा मतलब ज्यादातर लेदर का बना हुआ एक मतलब जिसमें पानी भर जाए उस तरह का बर्तन टाइप का बना होता है। तो इसको क्या करते हैं पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपने वेट से पानी में पूरा डीप हो जाता है और भर जाता है। फिर वो पशु होता है वो यहाँ चलता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ये रोल के ऊपर है ना गियर टाइप है ना रोल लगा होता है, उसके ऊपर से रस्सी, तो उसमें खींचने में आसानी होती है और रस्सी नहीं टूटती है, और जो पशु है उसका मतलब ताकत है वो भी कम लगती है, उसको भी परेशानी नहीं होती। तो ये पानी ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है तो एक जना इसको पकड़ के इस तरफ उड़ेल देता है। तो इस तरह से इरिगेशन दिया जाता है, इसको चर्स बोलते हैं। चर्स से अपने इरिगेशन के लिए 30 फीट तक अपने इसको यूज कर सकते हैं, और वाटर कैपेसिटी जो होती है वो 6000 जो लीटर पानी है वो अपने इसमें एक दिन में दे सकते हैं। 6000 लीटर जो पानी है वो सॉरी पर आवर्स दे सकते हैं, एक दिन में नहीं, सॉरी पर आवर्स, अपने वो हेक्टर गलत लिखा, आवर्स लिखना था। 6000 लीटर पानी है वो एक घंटे के अंदर इससे अपने दिया जा सकता है। इसकी जो कैपेसिटी 6000 पर आवर्स है वो सही कर लेना, HR करना है, ठीक है। हेक्टर गलत लिख दिया, ये चार्ज होता है, ये ट्रेडिशनल इरिगेशन के सोर्स होते हैं। बाकी जो पीने का पानी है उसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ से भी ये चर्स मेथड है वो यूज किया जाता है। जैसे मैं आज भी अरबियन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर जो पीने का पानी है बहुत ज्यादा डेप्थ पर है, क्योंकि वो पूरे का पूरा डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया है। तो वहां पर क्या करते हैं पशुओं से इस तरह से पानी निकालते हैं। पानी पीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, इसलिए अपने बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, है ना, जरूरी भी है। नेक्स्ट अपने बात करें पर्सियन व्हील। पर्सियन व्हील को हिंदी में क्या बोल देते हैं, रहट बोल देते हैं, ठीक है। 10 से 12 मीटर अगर पानी डेप्थ में है तो अपने इसको यूज कर सकते हैं। एक बड़ा व्हील बना होता है, उसको अपने क्या करते हैं जो वाटर का सोर्स होता है उसके अंदर से ऐसे घुमाते हैं, तो इसमें ऐसे बकेट्स या बॉक्स लगे होते हैं। तो ये क्या होता है ऐसे घूम के जब पानी में जाता है तो वापस जब आता है तो इससे क्या होता है, इसमें पानी भर आता है, तो वो ऐसे जाके जब ऊपर ऐसे मूव करता है तो पानी नीचे गिरता है। उस पानी को अपने क्या करते हैं इरिगेशन जो अपने इरिगेशन जो अपने एक तरह से ट्रेंच वगैरह बना रखी है उसकी तरफ इसको मूव कर देते हैं। तो ये इस तरह का इरिगेशन है, इसको पर्सियन व्हील या रहट बोलते हैं। इसको अपने यूज करते हैं 10 to 12 मीटर डेप्थ तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें दोलन बास्केट। दोलन बास्केट होती है, ये एक तरह से बास्केट है इस तरह के ना, और इसमें दोनों तरफ से रस्सी डली होती है। तो इसमें क्या करते हैं अपने थोड़ी डेप्थ का, जैसे 1 से 3 मीटर तक डेप्थ का जो पानी होता है, 1 to 3 मीटर डेप्थ तक का पानी होता है, उसको निकालने के काम में लेते हैं। दो लोग दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, वो उसको उस पानी में डालते हैं, वो बकेट भर जाती है, उसको बाहर फेंक देते, बास्केट भर जाती है, उस पानी को बाहर इस तरह से फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है 2 पर्सन की नीड होती है, और पर आवर्स लगभग 3600 to 5000 लीटर पानी जो है पर हेक्टेयर तक इससे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है पुली। पुली में सिंपली अपने एक पोल लेते हैं, उसके एक तरफ वेट बांध देते हैं, और अपने क्या करते हैं इसके अंदर एक बकेट बांध देते हैं। इसका यूज अपने 1 to 3 मीटर डेप्थ तक ही किया जाता है। अब क्या किया आपने, इसको हाथ से ऐसे नीचे करेंगे, पानी में डालेंगे तो पानी इसमें भर जाएगा, तब अपने इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे तो ये ऊपर आ जाएगी बकेट। जब ऊपर आ जाएगी तब अपने इसको पकड़ के साइड में डाल देंगे। इसमें एक सिंगल पर्सन की नीड होती है, और पर आवर्स अगर अपने बात करें, पर आवर बात करें तो 2000 से 2300 लीटर पर आवर्स तक अपने इससे निकाला जा सकता है। उसके अलावा आपको विंड मिल का पता ही है, विंड मिल जब घूमती है तो पावर जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है अपने उससे क्या करते हैं मोटर पंप वगैरह चलाते हैं। उसके अलावा पंप सेट भी यूज करते हैं, मोनोब्लॉक पंप, डबल ब्लॉक पंप और सब सबमर्सिबल पंप्स भी यूज करते हैं। देखो मोनोब्लॉक पंप क्या होता है, मोनोब्लॉक पंप किसे कहते हैं, डबल ब्लॉक पंप किसे कहते हैं, और सबमर्सिबल किसे कहते हैं। मोनोब्लॉक पंप क्या होते हैं, जिसके अंदर जो फैन होता है पानी को अपनी ओर ऐसे खींचता है, फैन और उसकी जो मोटर होती है वो एक ही जगह रखे होते हैं, एक ही जगह होते हैं, तो उसको अपने मोनोब्लॉक पंप बोलते हैं। जैसे ट्यूबवेल में अपने मोनोब्लॉक पंप भी यूज करते हैं, सीधा अंदर रख देते हैं।
दूसरा एक डबल ब्लॉक पंप। डबल ब्लॉक पंप में क्या होता है, फैन जो होता है, फैन तो अलग जगह होता है और उसकी जो मोटर होती है वो अलग जगह होती है। जैसे अपने इंजन पंप जो है वो यूज करते हैं तो वो एक तरह से डबल ब्लॉक पंप, तो इसमें फैन और इंजन है दोनों अलग अलग जगह होते हैं, इसलिए इसको अपने डबल ब्लॉक पंप बोलते हैं। सब समरसीबल पंप, समरसीबल पंप क्या होता है, जिसको पानी के अंदर ही रख दिया जाता है। सबसे छोटा एग्जांपल बताऊं, जैसे आप कूलर के अंदर जो मोटर यूज करते हैं पानी उठाने के लिए, वो अपने आप में कौन सा पंप होता है, समरसीबल पंप होता है। तो समरसीबल पंप के अंदर क्या होता है, उसको पानी के अंदर ही मर्ज करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स है इरिगेशन के ना। उसके अलावा जैसे अपने और भी बात की थी, ट्यूबवेल की बात की थी, स्ट्रीम्स की बात की थी, कैस्केड की बात की थी, तो ये मैंने आपको शुरू वाली जो इंडेक्स थी उसके अंदर ही बताया। नेक्स्ट अपने बात करें टोटल वाटर ऑन अर्थ। ये मान लो टोटल अर्थ पर, टोटल वाटर है अर्थ पर, ये इसमें 3% जो पानी है वो ही अपने काम का है। बाकी जो अर्थ पे 97% वाटर है वो सारा का सारा सेलाइन वाटर है, यानी ओशियन वाटर है, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी काम का नहीं है और ड्रिंकिंग के भी काम का नहीं है और इंडस्ट्रियल यूज के भी काम का नहीं है। ये 3% यानी 37.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है, ये अपने काम का है। और 1320 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर है वो हमारे किसी काम का नहीं। ओनली 3%, जितना अर्थ पे वाटर है उसका 3% ही हमारे काम का है, ठीक है। इसमें से 77% जो वाटर है वो ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में, यानी वो ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में, वो भी हमारे काम नहीं आ रहा है। 3% का जो 77% है वो ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में है। 11% है वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। ये कौन सा है, ग्राउंड वाटर अप टू 100 मीटर, जो 100 मीटर से ज्यादा डेप्थ पर है। और 11% जो ग्राउंड वाटर है वो बिलो 100 मीटर की डेप्थ पर है। जो ग्राउंड वाटर है जिसमें से 11% तो है 100 मीटर की डेप्थ से ऊपर जो है, और 800 मीटर की डेप्थ से जो नीचे है वो 11% है, यानी टोटल कितना हो गया, 22% ग्राउंड वाटर है। इस 3% को अगर 100% मान ले तो इसमें 22% तो ग्राउंड वाटर है और 77% जो वाटर है वो कौन सा है, ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में है। ग्राउंड वाटर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 11% तो ग्राउंड वाटर जो है वो 800 मीटर से ऊपर लेवल में है और 11% है वो 800 मीटर यानी 800 मीटर की नीचे की डेप्थ में है। और 1% जो वाटर है वो लैक्स के रूप में, रिवर के रूप में और स्ट्रीम के रूप में रहता है, ठीक है, सरफेस वाटर के रूप में रहता है। तो ये टोटल स्टेटस है पूरे अर्थ पर जो वाटर है उसका। ये भी अपने आप में एक जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है और कुछ एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ राजस्थान के स्टूडेंट के लिए जैसे मैं स्पेशल बात करूं, जयपुर इज लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन वॉल इरिगेशन। वॉल इरिगेशन सबसे ज्यादा जयपुर में होता है। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है वो कैनाल से, यानी वॉल इरिगेशन राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में होता है। कैनाल से इरिगेशन सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में होता है। पॉन्ड से इरिगेशन राजस्थान में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होता है। वाटरफॉल से सबसे ज्यादा इरिगेशन बांसवाड़ा में होता है। लेक इरिगेशन जो सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में वो उदयपुर में होता है। उसके अलावा बावड़ी और स्ट्रिप वेल जो होते हैं उनसे सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है, बावड़ी और स्ट्रिप वेल है, इनसे सबसे ज्यादा इरिगेशन बूंदी में होता है। और मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया जो है अपने राजस्थान में वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और मिनिमम जो इरिगेटेड एरिया है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। मिनिमम जो इरिगेटेड एरिया है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है और मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया है वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ इरिगेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। और इरिगेशन, अब एक चीज जो है यहाँ पे राजस्थान में इरिगेशन के सोर्स, तो जहां पर राजस्थान के अपने डेटा डिस्कस कर रहे थे वहां राजस्थान में इरिगेशन के सोर्स दिए हुए हैं, तो अपने को यहां दोबारा से रिपीट करने की नीड नहीं है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।